Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Mathematics and PGT Computer Science. पहले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट पार्ट है पाइथन रिवीजन का, उसको हमने कंप्लीट किया वन शॉट वीडियो में। आज का वन शॉट होने वाला है फंक्शंस। फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग का कहे या क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस कंप्यूटर साइंस के। यहाँ से आप डायरेक्ट 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन का यूज फाइल हैंडलिंग में भी और डेटा स्ट्रक्चर में भी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस। फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यू में भी आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। पहले समझते हैं जो फंक्शन होता क्या है। डेफिनेशन है, फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच इज मेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अगर प्रोग्राम के अंदर अपने को एक काम को बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस काम के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। उसी कोड को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो 2 नंबर का सम का प्रोग्राम लिखना है। अब एक तो तरीका है, अगर 10 बार प्रोग्राम लिखना है एक कोड के अंदर, एक स्क्रिप्ट के अंदर, तो 10 बार कोड लिखो। अदरवाइज उसका क्या है, एक फंक्शन बना लो। तो फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, एक कीवर्ड से स्टार्ट होता है। डेफ डेफ एक कीवर्ड है जिससे कि किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। डेफ कोई फंक्शन का नाम रखेंगे। अब नाम रखना एक आइडेंटिफायर होता है, तो आइडेंटिफायर के रूल आप लोग फॉलो करेंगे नाम रखने में। यहाँ पे मान लो हमने इसके अंदर 2 वैल्यू दे दिया और यहाँ पे हमने c इक्वल टू लिखा a प्लस बी और रिटर्न कराया c को, रिटर्न c। तो ये एक फंक्शन अपना क्रिएट हो गया, एक फंक्शन डिफाइन हो गया। इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब जब जब हम इसको कॉल करेंगे ये फंक्शन रिटर्न करेगा c। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट सम 2 3, इसका मतलब है 2 और 3 का सम ये रिटर्न करेगा, जो कि है 5। और ये प्रिंट फंक्शन के कारण ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, हमारे स्क्रीन पे 5 आ जाएगा। इसको बोलते हैं फंक्शन को फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन को जब कॉल करते हैं तब ही वो रिटर्न करता है, ठीक है। ये फंक्शन का डेफिनेशन है और ये फंक्शन कॉलिंग है। तो ये 2 टर्म आप लोग याद रखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। डेफ एक कीवर्ड है जिसके हेल्प से किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। टर्मिनोलॉजीज याद रखेंगे। डेफ एक कीवर्ड है जिससे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ए और बी, इसको बोला जाता है पैरामीटर। पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर बोला जाता है। तो जब फंक्शन को डिफाइन करने के टाइम में इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी हम चीज़ें लिखेंगे, जो भी इनपुट लिखेंगे, उसको बोला जाएगा फंक्शन पैरामीटर। और कॉलिंग के टाइम में जैसे यहाँ 2 और 3 दिख रहा है, कॉलिंग के टाइम में जो भी लिखेंगे इसको बोला जाएगा आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर एक फंक्शन में पैरामीटर होगा ही, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन जिस फंक्शन के अंदर पैरामीटर होगा, जो भी फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा आंसर, पैरामीटर हो चाहे ना हो, अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं फ्रूटफुल फंक्शन। फ्रूटफुल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रूटफुल फंक्शन। अगर एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नॉट अ फ्रूटफुल फंक्शन। आई थिंक फंक्शन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अब फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग अ लार्ज प्रोग्राम वी कैन क्रिएट ए स्मॉल फंक्शन एज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब होता है एक बड़ा कोड लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर उसमें 10 टाइप के प्रॉब्लम है तो 10 प्रॉब्लम को ब्रेक करो और हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर दो, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा होता है कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। एक बार अगर हमने फंक्शन लिखा तो उसको चाहे तो हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो कोड का जो रीयूजेबिलिटी होता है ये ऐड कर देता है फंक्शन बनाने से। तो फंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ लिखा है वंस रिटर्न अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम एज अ लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो एक अगर मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्लास, बहुत सारे फंक्शंस बने होते हैं, उस फंक्शंस को हम लोग बाहर की तरफ यूज करते हैं। जैसा कि मैथ्स फंक्शन में, मैथ्स लाइब्रेरी में हम लोगों ने पढ़ा, मैथ्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के बाद उससे रिलेटेड जो फंक्शन है, जैसे कि सम है, एवरेज है, पावर है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, सीलिंग वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैथ्स मॉड्यूल के अंदर थे, उसको हम लोगों ने यूज किया था पिछले वीडियो में। फंक्शन को जो कैटेगराइज किया गया है, 3 टाइप का कैटेगराइज किया गया है, बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल्स और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग इसको 2 ही टाइप में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बिल्ट इन और मॉड्यूल एक टाइप है, और एक है यूजर डिफाइंड। इसको हम लोग एक साथ बोल देते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो एक है प्री डिफाइंड फंक्शन और सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या है प्री डिफाइंड फंक्शन और क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन। आ जाते हैं बिल्ट इन फंक्शन के अंदर। कोई भी फंक्शन जिसकी डेफिनेशंस की नीड आपको नहीं है, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कंपाइलर के अंदर, इंटरप्रेटर के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, जस्ट हम लोग उसको यूज करते हैं, उसको कॉल करते हैं, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं a इक्वल टू यहाँ पे हेलो लिखता हूँ और एक फंक्शन लेन का यूज करता हूँ मैं, प्रिंट लेन ऑफ a, तो हमको आउटपुट यहाँ 5 मिल जाएगा क्योंकि हेलो का लेंथ 5 है। तो अब ये लेन का डेफिनेशन हमको नहीं लिखना पड़ा, ये लेन फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन था इंटरप्रेटर के अंदर। ठीक है, हमने जस्ट इसको कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग किया, फंक्शन डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, या सॉरी यूजर डिफाइंड मैंने बोला, बिल्ट इन फंक्शन या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो देयर आर द फंक्शन विच आर प्री डिफाइंड इन पाइथन, वी हैव टू जस्ट कॉल देम टू यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव टू जस्ट कॉल देम टू यूज। ठीक है, फंक्शन मेक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एफिशिएंट टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले इफिशिएंट बनाता है, फंक्शंस जब भी हम बनाते हैं तो। ठीक है, उसको समझना कोड को आसान होता है। अगर एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए तो प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन फाइंड करना आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें फंक्शन को एक अच्छा मेथोडोलॉजी बनाता है। ठीक है, पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, ठीक है, जो इसको इजी, फास्ट और इफिशिएंट बनाता है। बिल्ट इन फंक्शन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब टाइप के बिल्ट इन फंक्शन है, कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं इसके अंदर, और भी काफ़ी बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 5, तो ये 5 एक नंबर नहीं है क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर है, इसलिए ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। यहीं पे मैं लिखता हूँ इंट और पुराने वाले a को यहाँ लिख देता हूँ, तो अब ये 5 को क्या किया, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पहले एक स्ट्रिंग था। ये टाइप कन्वर्जन होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह इनपुट फंक्शन पढ़ते हैं, प्रिंट फंक्शन पढ़ते हैं, लेन फंक्शन, अपर लोअर, ये सारे के सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। इवेलुएट फंक्शंस होता है किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं उसको बोला जाता है इवेलुएट फंक्शन, इवेल फंक्शन। मीन, मैक्स, एब्सोल्यूट, काफ़ी फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पाइथन मॉड्यूल, अब मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल जो 3 टाइप का मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल, जो एक्चुअली हम लोग के सिलेबस में है, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हेल्प फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेल्प फंक्शन क्या करता है, अगर कोई लाइब्रेरी फंक्शन को आप भूल जाते हो तो हेल्प फंक्शन के हेल्प से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं, सारे ये बिल्ट इन फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग चैप्टर में, लिस्ट में, डिक्शनरी में, टपल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रैंडम मॉड्यूल के ये सारे फंक्शंस हैं, क्विक चॉइस, कपल, सफल। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं जहाँ से हम लोग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, प्रोग्रामिंग के खास करके क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है,
जैसे कि ऑलरेडी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए एक एग्जांपल डेफ सम का लिया था। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे फैक्टोरियल का। डेफ फैक्ट, एक नंबर इसके अंदर लिया n। अब n का फैक्टोरियल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम फैक्ट को 1 से। देखो, जब भी इनिशिएट करने की ज़रूरत होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन को इनिशिएट करना है तो हम लोग 1 से इनिशिएट करते हैं, एडिशन को इनिशिएट करना है तो हम लोग 0 से करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, किसी नंबर, अब देखो फैक्टोरियल अगर फाइंड करते हैं तो हमको मालूम है ये मल्टीप्लिकेशन होगा 1:2:3, तो हम लोगों ने 1 से इसलिए स्टार्ट किया इसको, क्योंकि अगर इसको हम 0 से स्टार्ट करते तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारे का सारा 0 हो जाता। इसलिए मैंने बोला अगर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आ रहा है आपके प्रोग्रामिंग में तो उसको इनिशिएट करना है 0 से, और एडिशन को स्टार्ट करेंगे 0 से, मतलब मल्टीप्लिकेशन को करेंगे 1 से और एडिशन को करेंगे 0 से। क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो एडिशन में 0 बार बार अभी ऐड होता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है हमारे आउटपुट को। सेम अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से बार बार भी हो जाए तो हमारे जो एक्चुअल आउटपुट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन को हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे जबकि एडिशन को 0 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो डेफ फैक्ट n, फैक्ट को हमने स्टार्ट किया 1 से, वाइल n ग्रेटर देन 0, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई n, और हर एक स्टेप के बाद हमने n को कम कर दिया और लास्ट में हमने रिटर्न करा दिया n को। तो ये हमारा फैक्टोरियल का एक फंक्शन डिफाइन हो गया। इसको मैं अगर इससे समझाऊं, आप लोग देखो, पहले n एक वैल्यू लिया 5, वो स्टार्ट किया हमने 1 से, कंडीशन डाला जब तक 5 0 से ग्रेटर देन है हमारा ये रन करते रहेगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई n, और हर एक स्टेप के बाद n 1 से डिक्रीज हो जाएगा, लास्ट में रिटर्न करेंगे। सॉरी, यहाँ फैक्ट रिटर्न कराना था, यहाँ हमने रिटर्न कराना था फैक्ट को, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फैक्ट। अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। चलो, जैसे यहाँ पे किसी ने 2 रखा तो 3 रखा, चलिए, तो फैक्ट का वैल्यू 1 है, ठीक है। n ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0 है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट क्या बन जाएगा, पहले फैक्ट 1 था और 3 से अब मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएगा, और n अब डिक्रीज होके n-1, मतलब 3 अब 2 बन जाएगा। 2 को फिर से कंडीशन चेक करो, 2 ग्रेटर देन 0 है, फैक्ट फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑलरेडी 3 है, 3 अब 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 6, अगेन 2 बन जाएगा 1, 1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो फैक्ट फिर से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई 1 6, फिर 1 1 से डिक्रीज होगा तो 0 बन जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो बाहर आ जाएंगे। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे अगला स्टेटमेंट है रिटर्न करो फैक्ट को रिटर्न करेगा 6, तो हमारा जो 3 का फैक्टोरियल है वो 6 हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट्स क्या होता है, अभी और हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कुछ फंक्शन ऐसा होगा जो कि विदाउट पैरामीटर होगा, और विदाउट, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूँ पैरामीटर और इसके रिकॉर्डिंग, तो फर्स्ट विदाउट पैरामीटर भी नहीं होगा और विदाउट रिटर्न होगा, विदाउट रिटर्न। कुछ फंक्शन ना तो कुछ पैरामीटर लेगा ना ही कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। हालांकि ऐसे फंक्शन का होना ना होना कोई मतलब का नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल कि ना तो वो कुछ पैरामीटर ले रहा है ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है। दूसरा टाइप का मैं कहता हूँ, पैरामीटर तो नहीं लेगा, विदाउट पैरामीटर होगा लेकिन रिटर्न करेगा, रिटर्न समथिंग, ठीक है। पैरामीटर तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगा, रिटर्न अपने पास मिलेगा। थर्ड टाइप का है विथ पैरामीटर नो रिटर्न, पैरामीटर तो लेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। और फोर्थ टाइप का है
विथ पैरामीटर एंड रिटर्न, दोनों होगा, पैरामीटर भी लेगा रिटर्न भी होगा। चारों को एक एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं पैरामीटर भी होगा, विदाउट पैरामीटर नो रिटर्न, विदाउट पैरामीटर नो रिटर्न का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं डेफ हेलो, प्रिंट हेलो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ खाली है डब्बा, मतलब कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। रिटर्न स्टेटमेंट कहीं है क्या? नहीं है। तो ना तो ये फंक्शन कोई पैरामीटर ले रहा है, ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है, मतलब विदाउट पैरामीटर नो रिटर्न। ठीक है, अगर हमने इसको कॉल किया हेलो को, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? हेलो लिख के आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं विदाउट पैरामीटर नो रिटर्न। नेक्स्ट, विदाउट पैरामीटर लेकिन रिटर्न है, विदाउट पैरामीटर बट रिटर्न समथिंग, लेकिन रिटर्न कुछ मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए देखो, डेफ सम, कोई पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे एक मैसेज कर देना इंटर योर नंबर, कुछ भी। इसी तरह b इक्वल टू सेम लाइन, और c इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट करवा दिया मैं, नहीं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न समथिंग है ना, तो मैं रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ पे रिटर्न c। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर तो ये कुछ भी नहीं ले रहा है, लेकिन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, दो वैल्यू के सम का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विदाउट पैरामीटर बट रिटर्न समथिंग। थर्ड होगा विथ पैरामीटर नो रिटर्न। ठीक है, विथ पैरामीटर नो रिटर्न, जैसा कि डेफ ABC लिखता हूँ, ABC एक पैरामीटर a ले रहा है और प्रिंट करा दे रहा है a को, तो पैरामीटर तो है लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं विथ पैरामीटर नो रिटर्न। और फोर्थ क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ यहीं पे प्रिंट XYZ, ए ले रहा है और रिटर्न ए करा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा विथ पैरामीटर विथ रिटर्न। तो चार टाइप का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, आपको समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू पैरामीटर एंड रिटर्न देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबके एग्जाम्पल मैंने आपको लेके एक एक समझा दिए। ठीक है, विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्न, पैरामीटर को आर्गूमेंट लिखा है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ आर्गूमेंट विदाउट रिटर्न, विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। चलिए इसको हम समझते हैं, विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू क्या होता है। चलिए मैं यहीं पे आपको बता दूं विथ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू क्या होता है। जैसे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक कैल्क नाम का प्रोग्राम बनाया जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, a और b। इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवीजन चारों वैल्यू फाइंड किया और रिटर्न कराया गया ऐड को भी, सब्ट्रैक्ट को भी, मल्टीपल को भी, डिवीजन को भी। ठीक है, तो 4 के 4 आंसर आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 अलग अलग जो वेरिएबल है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवीजन, उस चारों को एक साथ रिटर्न कराया गया, तो इसको बोला जाता है मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। ठीक है, हालांकि एक प्रोग्राम के अंदर, एक फंक्शन के अंदर आप एक ही बार रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एक रिटर्न स्टेटमेंट से मल्टीपल चीज़ें आप रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आप एक बार ही लिखेंगे रिटर्न। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, या अपन बोले टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, तो 4 टाइप के होते हैं। इसको आर्गूमेंट इसलिए बोला जाता है कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम में ये चीज़ें पता चलता है कि आर्गूमेंट था,
पोजिशनल था कि डिफ़ॉल्ट था कि कीवर्ड था, वेरिएबल लेंथ था, ये पता चलता है एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। इसलिए इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। कहीं कहीं पे आपसे अगर टाइप्स ऑफ पैरामीटर पूछ लिया जाए तो आप लोग एज इट इज लिखेंगे पोजिशनल, डिफ़ॉल्ट, कीवर्ड और वेरिएबल लेंथ। चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं प्रोग्राम के हेल्प से। तो 4 हमारे पास है, पोजिशनल, डिफ़ॉल्ट, कीवर्ड और वेरिएबल लेंथ। सबसे पहले समझते हैं पोजिशनल पैरामीटर को या पोजिशनल आर्गूमेंट को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोजिशनल आर्गूमेंट। ठीक है, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया डेफ सम ए और बी, रिटर्न करवा रहा हूँ मैं ए प्लस बी को। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। और अगर मैं इसको कॉल करूँ सम को और यहाँ पे दिया 2, यहाँ दिया 3, तो आपको मालूम है कुछ भी आंसर नहीं आएगा तब तक कि जब तक मैं इसको प्रिंट ना कराऊँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी लिख देता हूँ, प्रिंट सम 3 और 4, तो आंसर अपने को मिलने वाला है 7। ऑलरेडी अपन ये डिस्कस तो कर ही चुके हैं पहले। अब इसमें पोजिशनल आर्गूमेंट इसको क्यों बोला जाता है उसको समझते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू आपको 3 दे रहा है, ये एक्चुअली ए के पोजीशन पे आएगा। मतलब इस कॉलिंग का मतलब हुआ ए का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा और बी का वैल्यू 4 होगा। इसका ये मतलब हुआ जो फर्स्ट पोजीशन पे 3 जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे 4 जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है पोजिशनल आर्गूमेंट। ठीक है, ऐसा इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ए 4 होगा और बी 3 होगा, नहीं, ये कहना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये पोजिशनल आर्गूमेंट है तो ए के पोजीशन पे हमेशा 3 जाएगा और बी के पोजीशन पे 4 जाएगा। तो ऐसे आर्गूमेंट को बोला जाता है पोजिशनल आर्गूमेंट। सेकेंड है डिफॉल्ट आर्गूमेंट। डिफॉल्ट आर्गूमेंट, अब डिफॉल्ट आर्गूमेंट कैसे काम करता है उसको समझिए। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे डेफ a इक्वल टू 5 बी, सॉरी मैंने फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा यार, तो लिखता हूँ डेफ सम a इक्वल टू 5 बी और यहाँ पे रिटर्न करवाया मैंने a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट सम 3 2। आउटपुट क्या मिलेगा, 3 जाएगा ए के पास, 2 जाएगा बी के पास, आंसर मिल जाएगा 5। लेकिन मैं अगर डायरेक्ट लिखूं प्रिंट सम 2 तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 7। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ तो 3 और 2 था तो ए के जगह 3 चला गया, बी के जगह 2 चला गया, आंसर आ गया 5। लेकिन जब अगर हमने सिर्फ एक ही आर्गूमेंट दिया है, इसका मतलब है जो बी के लिए ये आर्गूमेंट है ए का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ए का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 और 2 7 मिल जाएगा। तो अगर आपने आर्गूमेंट नहीं दिया है कुछ भी तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डिफाइन किया जाएगा फंक्शन को एज अ पैरामीटर मिला होगा उसको वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लेगा और आंसर आपको उसके अकॉर्डिंग रिटर्न कर देगा। आई थिंक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट आपको समझ में आया होगा। तीसरा था हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट। तीसरा था कीवर्ड आर्गूमेंट, ये हो गया। पोजिशनल हमने आपको क्लियर कर दिया क्या होता है, डिफ़ॉल्ट भी आपको समझ में आ गया। तीसरा है कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं हम, डेफ, फिर से मैं सम का ही एग्जांपल लूँगा, सम ए और बी लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी किया मैंने और रिटर्न कर दिया सी को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ए इक्वल टू 5
b इक्वल टू 3, और इसको मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, ये आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। लेकिन अगर हम चाहें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट सम b इक्वल टू 3 a इक्वल टू 5, तब भी आंसर अपने को 8 मिलेगा। लेकिन इसका मतलब अब हमने क्या क्या बोल दिया, b इक्वल टू 3, तो अब यहाँ पोजीशन से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है ये वाला वैल्यू 3 है और ये वाला वैल्यू 5 है, मतलब a 5 है b 3 है। तो यहाँ हमने कीवर्ड a का वैल्यू हमने 5 रखा है, b का वैल्यू हमने 3 रखा है। मैंने पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट नहीं किया है एज ए इनपुट, हमने एज अ कीवर्ड यूज किया है। जो ए किसी भी पोजीशन पर हो, जहाँ पे भी ए होगा वो 5 होगा और जहाँ पे भी बी होगा वो 3 होगा, इसलिए इसको बोला जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। लास्ट वन है हमारे पास, जो लास्ट आर्गुमेंट होने वाला है वो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, और ख़ास करके जब अपन डेवलपमेंट में काम करते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह, तो इसमें इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। चलिए समझते हैं हम लोग वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का क्या मतलब है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ सम फाइंड कर रहे हैं अपन, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने को मालूम ही हो कि 2 ही डिजिट का सम होगा या 3 ही डिजिट का सम होगा, 4 ही डिजिट का सम होगा। कैलकुलेटर में सम करते हैं तो यूजर पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर यूजर डाल रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 चलता रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स बनाया गया। जैसे मैं यहाँ लिखूँ डेफ सम, और यहाँ पे स्टार का सिंबल लगा के मैं n लिखूंगा, इसका मतलब है n अब वेरिएबल लेंथ है। अब हमको n मतलब का मालूम नहीं है तो n कितने नंबर है, ये 2 आर्गुमेंट हो सकता है, 4 आर्गुमेंट हो सकता है, 5 आर्गुमेंट हो सकता है, देखते हैं करके। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने बताया था अभी सम को हमेशा इनिशिएट करेंगे अपन 0 के साथ, सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ 4i इन n, सम इक्वल टू सम प्लस i, और लास्ट में रिटर्न करा दिया हमने सम को, ठीक है। ये हमारा फंक्शन तैयार है। अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सम 2, तो आंसर अपने को 2 का सम, मतलब एक ही नंबर है तो उसका सम 2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट सम ऑफ 2 ऑफ 1, तो आंसर अपने को 3 मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर का सम आएगा 3। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ सम ऑफ 2, 3, 4, तो आंसर अपने को 9 मिलेगा, क्योंकि 3 नंबर का सम का प्रोग्राम लिखा है। अभी एक सम का प्रोग्राम है, अगर आपको मालूम हो, सम को इनिशिएट का 0 में, हर एक स्टेप बाद सम के अगले वैल्यू को मैं ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं आई डोंट नो, आते जाएगा और हम उसको ऐड करते जाएंगे। आई थिंक ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स के टाइप आपको समझ में आया होगा। पासिंग एरे में बता देता हूँ, कभी कभी एरे या लिस्ट, एरे तो अपने सिलेबस में नहीं है, लिस्ट एज अ फंक्शन हम लोग पास करते हैं, उसका ये प्रोग्राम आपके सामने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है ये। अब जो नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वेरिएबल, इससे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। देखो जो भी वेरिएबल यूज होगा, अगर 2 तरह से यूज किया जाता है, एक तो ग्लोबल और एक लोकल। तो 2 तरह का स्कोप होता है वेरिएबल का, एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लोकल स्कोप। पहले स्कोप का मतलब क्या है उसको समझते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल मीन्स द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन बी विजिबल, इट मीन्स वेयर वी कैन यूज दिस वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 5, डेफ एक फंक्शन बनाता हूँ मैं a नाम से, और ये फंक्शन प्रिंट करेगा a + 2,
दूसरा एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं डेफ बी नाम का, जो कि प्रिंट करवाएगा a-2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वेरिएबल मैंने a यूज किया है यहाँ पे, ये जो a यूज किया है यहाँ पे, ये फंक्शन से बाहर डिफाइन किया गया है। ये जो a यहाँ पे यूज किया, ये भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसको बोला जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल है जो कि कोई भी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये सारे फंक्शन के बॉडी के बाहर डिफाइन किया गया है। तो ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डिफाइन किया गया है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो डेफ ए है और यहाँ पे लिखता हूँ मैं a = 2 रिटर्न a, और दूसरा अगर फंक्शन मैं यहाँ पे b लिखूँगा और यहाँ पे रिटर्न करवाने की कोशिश करूँगा मैं a को, तो ये हमको एरर देगा। यहाँ पे हमको एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि ये जो a है, रिटर्न a, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। क्योंकि ये एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि इस a को फंक्शन a के अंदर डिफाइन किया गया है, न कि फंक्शन v के अंदर। तो ये हमको एरर मिलेगा। इसको बोला जाएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। तो फंक्शन के दो स्कोप है। अगर वेरिएबल को इनसाइड द फंक्शन डिफाइन किया गया है तो दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, और अगर वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया गया है तो उसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल दोज नेम्स विच आर असाइंड टू द टॉप लेवल इन द मॉड्यूल आर डायरेक्टली असाइंड इन इंटरप्रेटर। दोज वेरिएबल विच आर असाइंड विद इन द लूप ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है तो लोकल होगा, फंक्शन से बाहर डिफाइन किया गया है तो उसको अपन ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, थ्योरी पर्पज से आप इसको पढ़ सकते हैं। द एग्जीक्यूशन का कोई जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है और लाइन बाय लाइन वो इंक्रीज होता जाता है। तो फ्लो सीक्वेंशियल होता है एग्जीक्यूशन का, फंक्शन कॉल का। जैसे जिस फंक्शन को आप कॉल करेंगे उस फंक्शन के ऊपर एंटर होगा कर्सर और लाइन बाय लाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पूरे फंक्शन के वन शॉट को देखे। अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो वन शॉट आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद DBMS के 2-3 वन शॉट बनेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।